हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए 2024-25 में जो क्लास 11th का जो 40 मार्क्स का टेस्ट होगा यानी एग्ज़ाम होगा, उसके लेकर मॉडल पेपर 1 लेकर आया हूँ। और आप सभी को मॉडल 1, 2, 3, 4 5 मॉडल सेट बताऊंगा और ये 5 मॉडल सेट में ही आप सभी का प्रश्न 100% जो है आप सभी को मिलेंगे और पास की गारंटी में देता हूं। तो चलते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में। यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है सैमुअल्सन, एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ ने लिखा है। कब लिखा है? तो ये 1776 ईस्वी में लिखे थे। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। और द वेल्थ ऑफ नेशन बुक जब लिखे थे तो उसमें लिखे हैं, उनका डिफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। कहता है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है? बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है? आंकड़े, समग्र जनसंख्या, अर्थशास्त्र या प्रतिदर्श। तो यहां पर जो है सांख्यिकी जब प्लूरल सेंस में काम करती है तो पूरा होल पॉपुलेशन के लिए काम करती है। सांख्यिकी जब प्लूरल सेंस में काम करेगी तो होल पॉपुलेशन के लिए काम करता है या डेटा बनाता है। नंबर 3 में आते हैं। यहां कहता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है या कहाँ स्थापित है? दिल्ली में है, चेन्नई में है, मुंबई में है या कोलकाता में है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कहाँ है? कोलकाता में है। अब कोलकाता में है तो अब हमको ये भी जानना होगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कब स्थापित हुई है। तो ये 17 दिसंबर जो है 1931 में बना था। कब बना है? 1931 में। अच्छा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान को स्थापित करने में पीसी महालनोबिस का बहुत बड़ा रोल है। और भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन 29 जून को ही मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान का जो स्थापना में सबसे बड़ा जो रोल है वो पीसी महालनोबिस का ही है ना। और 29 जून को भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 4 क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। कहता है कि प्रकाशित आंकड़े होते हैं कौन सा? प्राथमिक आंकड़े, तृतीय आंकड़े, द्वितीय या सेकेंडरी या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि आंकड़ा जो होता है ना, वो जो होता है 2 प्रकार का होता है। वो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसको बोलते हैं? जब इन्वेस्टिगेटर घटना स्थल पर जाकर के घटना की जायजा लेता है और अपने डायरी में नोट करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा। लेकिन जब वही घटना हम पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जानते हैं तो वह क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो बोल रहा है प्रकाशित यानी न्यूज द्वारा या न्यूज पेपर में प्रकाशित जब होता है कोई आंकड़ा या डेटा तो उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है कि जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। अभी मैंने तुरंत कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है या अनुसंधानकर्ता होता है घटना स्थल पर स्वयं जाकर जो है अपने डायरी में लिखता है
है ना। तो उसको हम लोग सेकेंड प्राइमरी जो है डेटा कहते हैं, प्राथमिक डाटा कहते हैं। और द्वितीय किसको कहते हैं? जब हम लोग न्यूज के माध्यम से या पेपर के माध्यम से या किताब के माध्यम से पढ़ते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किस लिए है। यानी ये जो है सजातीय है, विजातीय है, सभी समंक है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर होगा नंबर बी, विजातीय समंक। और 7 नंबर है संगणना विधि कौन सा है? मितव्ययी है, उपर्युक्त जहां अनुसंधान विस्तृत हो, इकाई के रूप में ना हो, इनमें से कोई नहीं हो। तो इनमें से क्या होगा? तो यहां पर जो है आपका नंबर सी होगा, इकाई के रूप में ना हो। बाकी ये 3 जो है ए, बी और सी जो है, ए और बी जो है आपका संगणना विधि है। 8 में चलते हम लोग। भारत में जनगणना होती है। तो भारत में जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है। अच्छा, अभी जो है जनगणना कौन करता है? तो जनगणना जो है NSSO एक संस्था है जो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और जो प्रकाशित करता है उसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी और ये दोनों मिलकर के जो है भारत में जनगणना करती है। लेकिन मोदी जब से आए हैं तो मोदी के बाद जो है 23 मई 2019 को ये संस्था को मर्ज करके NSO की स्थापना किए हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। फोर्ड में कितने जोनल कार्यालय हैं? 6 है, 7 है, 10 है या इनमें से कोई नहीं है? तो 6 है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का ज्ञान, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका होगा ए, क्रमबद्ध व्यवस्थितीकरण। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग कि कॉलम और पंक्ति के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? देखिए यहां एक रो के रूप में और कॉलम के रूप में जब समंक को यानी डेटा को दिखाया जाता है तो उसको टैबुलेशन कहा जाता है, यानी सारणीयन कहा जाता है। अब हम लोग 12th में देखेंगे कि आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? संकलन कहलाता है, व्यवस्थितीकरण कहलाता है, प्रस्तुतिकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे कि इसको जो कहा जाता है वो प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। जो कि जैसे मान लिया जाए पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट में क्या होता है कि रेडियस लेकर के मान लो 120 डिग्री है तो 120 डिग्री, 50 डिग्री है तो 50 डिग्री, 44 डिग्री है तो 44 डिग्री, 36 डिग्री है तो 36 डिग्री, हाँ ये इधर 30 है तो 30। इस तरह जो है ये प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। अगर मान लो कि एक परिवार का कितना कितना डिग्री में कितना कितना खर्चा है तो इसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि आयत चित्र किस श्रृंखला के आवर्ती वितरणों का रेखा चित्र यानी प्रस्तुतिकरण है? तो संकलन है यानी कलेक्शन है, व्यवस्थितीकरण है, प्रस्तुतिकरण है या इनमें से सभी है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये भी क्या करता है, पाई चार्ट यानी बोल रहा है कि आयत चित्र, तो इस तरह का जो आयत चित्र बना हुआ रहता है तो ये जो है क्या दिखाता है? तो प्रस्तुतिकरण दिखाता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है कि किस ग्राफ में कितने चरण होते हैं? किसी ग्राफ में कितने चरण होते हैं? तो यहां हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट को
तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। तो सीधा जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या होगा आपका 4। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्न में से किसका निर्धारण रेखा चित्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। पहला है माध्य, माध्यिका या बहुलक, या इनमें से कोई नहीं। तो माध्य और माध्यिका को आप रेखा चित्र में दिखा सकते हैं, तो किसको नहीं दिखा सकते हैं, तो बहुलक, बहुलक यानी मोड को आप रेखा चित्र में प्रदर्शित नहीं कर सकते, प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन में है कि किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हो जो सबसे अधिक बार आता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए 5 फैमिली है, एक गांव में 5 फैमिली रहता है या 10 फैमिली रहता है, तो जिसमें प्रत्येक फैमिली में किसी में 2 बच्चा है, किसी में 3 बच्चा है, फिर 2 बच्चा है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस टाइप का है। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन ऐसा फैमिली जहां 2-2 आ रहा है या 3-3 आ रहा है, कौन डिजिट ऐसा है जो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ जो बार बार आ रहा है, यहाँ 2 लग रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है परिवारों में 2-2 बच्चा वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो है 2 अधिक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मोड। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है, द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो क्वार्टाइल डिवीजन 3 क्वार्टाइल निकालना होता है। क्वार्टाइल 1 जिसको लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है, क्वार्टाइल 2 मीडियन जिसको कहा जाता है, क्वार्टाइल 3 जिसको। तो जब यहाँ चतुर्थ विचलन की बात होती है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 बाय 2 होता है, डी आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 18 में कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है, यानी रैंक कोरिलेशन। तो कोरिलेशन जो है 2 तरह का है, एक है कोरिलेशन और एक है रैंक कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन का रोल रहता है और रैंक कोरिलेशन में जो है स्पेयरमैन का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये हालांकि ये फॉर्मूला भी यहाँ नहीं पूछा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला भी हमको जानना है, ताकि कहीं क्वेश्चन अगर पूछ दे कि रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये कौन दिया है, तो स्पेयरमैन ने दिया है। कौन सा कोरिलेशन, तो रैंक कोरिलेशन। 19 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। तो आदर्श जो है पास्चे है, फीसर है, लास्पियर है या कोई नहीं है। तो हम लोग जब इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर में जो आदर्श है वो फीसर है। अच्छा, इनकी अगर हम लोग फॉर्मूला जानना चाहें, इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 बाय, यहां अगर आप लिख सकते हैं सिग्मा P1 Q1 पूरे में बटा, उसके बाद लिखेंगे सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1। इसको याद करने की ट्रिक्स है क्या, 10 11 0 1 इंटू क्या करना है 100। तो ये फीसर का जो है फॉर्मूला है कि प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बाय सिग्मा P0 Q1। ये P1 क्या है, करेंट प्राइस को दिखाता है, ये क्वांटिटी क्या है, बेस क्वांटिटी को दिखाता है, और ये जो है बेस
प्राइस को दिखा रहा है, बेस क्वांटिटी को दिखा रहा है, करेंट प्राइस को दिखा रहा है, करेंट क्वांटिटी को दिखा रहा है। ये क्या है P0, तो बेस प्राइस, और Q1 का मतलब होता है करेंट क्वांटिटी। और ये जो फॉर्मूला कौन दिया है, तो फिशर दिया है, जो कि सूचकांक निर्माण के लिए क्या है, आदर्श माना जाता है। फिर हम लोग देखेंगे सत्य क्या है, कोण को ढाल हेतु x अक्ष से मापा जाता है, या यहां पर हम लोग देखेंगे कि B में कोण को y अक्ष से मापा जाता है, A या B। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां जो है A ऑप्शन होगा। कौन ऑप्शन होगा, A, x अक्ष से मापा जाता है, ये सही होगा। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। बोला है कि स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था। तो स्वतंत्रता के पहले जो है हम लोग अंग्रेजों का उपनिवेशी थे। तो यहां हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, चाय, जूट, इंजीनियरिंग वस्तुएं या सूती वस्त्र। तो चाय और जूट तो पूरा निर्यात होता था, सूती वस्त्र भी होता था, यानी कॉटन टेक्सटाइल भी हुआ करता था। तो उस समय हमारे इंडिया में इंजीनियरिंग वस्तु का निर्माण नहीं होता था, तो ये उत्पादन नहीं होता था, तो निर्यात भी नहीं होता था। अब हम लोग आ जाइए 22 क्वेश्चन में, पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की। तो पहली पंचवर्षीय योजना पहले लागू कब हुआ था, ये भी देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 में 56 के बीच 5 वर्षों के लिए लागू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन आपका क्या है, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी। तो यहां पर आपका क्या होगा, बी में, क्योंकि उस वक्त जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ये याद रखना है। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना या पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन बनाया था, तो हैरोड और डोमर ने। कौन, हैरोड और डोमर ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मॉडल किसने तैयार किया था, हैरोड और डोमर। और लक्ष्य क्या रखा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो कृषि विकास। क्या रखा गया था, कृषि विकास का लक्ष्य रखा गया था। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आएगा। पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और मॉडल तैयार कौन किया था, तो हैरोड डोमर, 2 अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने तैयार किया था। लक्ष्य क्या रखा गया था, कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना का तिथि क्या है, तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। हम लोग 23 क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि देश में नीति आयोग कब बना। तो ऑप्शन है आपका 1 जनवरी 2014, उसके बाद है 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2014, 1 जून 2015। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जब नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो प्रधानमंत्री होता है वो अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हम लोग को ये जानना है कि नीति आयोग शुरू से नहीं था, ये तो 2015 में आया है, 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले भारत का जो है नियोजन कौन बना रहा था, प्लान कौन बना रहा था, स्ट्रेटेजी कौन बना रहा था, तो हम लोग को ये जानना है कि सबसे पहले था प्लानिंग कमीशन। क्या था, प्लानिंग कमीशन, जो कि 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था, प्लानिंग कमीशन। अच्छा, प्लानिंग कमीशन का एक और सहयोगी संस्था था जिसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये जो है ये कब हुआ था स्थापना, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को, जब मोदी प्रधानमंत्री
थे यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री का किए कि प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को मर्ज कर दिए और मर्ज करके क्या बना दिए, नीति आयोग। कब बनाए, तो 1 जनवरी 2015 को। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, कब स्थापना हुआ था, तो 6 अगस्त 1952। दोनों को मर्ज करके कौन सी संस्था का निर्माण कराया गया, तो नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जानना है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जैसा कि यहाँ पर इसकी स्थापना भी पूछा है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति में सम्मिलित है HYV बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक या उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त में से सभी ही होगा, लेकिन हम लोग को इतना जानना है कि हरित क्रांति का जनक कौन है भारत में, तो MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जो जनक है, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। अच्छा, जिस समय हरित क्रांति हुई उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, हरित क्रांति कब हुई, तो 1966-67 में जो है भारत में हरित क्रांति हुई थी और 1966-67 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, विश्व का हरित क्रांति जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। ये भी आपको पूछ सकता है, नॉर्मन बोरलॉग ये जो है विश्व का हरित क्रांति का जनक नॉर्मन और बोरलॉग। उसके बाद जो है हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया था, अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द का जो उच्चारण किया था, विलियम गोर्ड। क्या, विलियम गोर्ड। अच्छा, हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है, तो फिलीपींस को माना जाता है। तो जब हरित क्रांति की बात आती है तो हरित क्रांति कौन सी फसल से संबंधित था, तो गेहूं और चावल विशेष रूप से। चलते हैं हम लोग 25 में। हरित क्रांति का जनक, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ ही दिया कि MS स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री। ये तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे 1966 और 67 में ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उसके बाद यहां देखेंगे कि हरित क्रांति का जो जनक है वो कौन है, MS स्वामीनाथन। अच्छा, हरित क्रांति का शब्द का उच्चारण सबसे पहले विलियम गॉर्ड ने किया था। हरित क्रांति का जनक देश कौन है, तो फिलीपींस है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। अब विश्व की बात करें हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग है। ये याद रखना है, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, तो लाल बहादुर शास्त्री था। उसके बाद हम लोग आते हैं 26 में कि 1956 में औद्योगिक नीति में, देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया, तो ये क्या है, दूसरा औद्योगिक नीति है जिसे 3 भागों में या 3 वर्गों में क्या किया गया था, बांटा गया था। लेकिन हम लोग को ये जानना है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी, तो यहाँ पर 6 अप्रैल 1948 को जो है प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था और तत्कालीन उद्योग मंत्री कौन था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भी किसी भी देश का आर्थिक विकास का सूचक होता है, कौन, उद्योग। इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी देश का आर्थिक विकास का क्या होता है, सूचक होता है। अगर इंडस्ट्री है तो देश विकास करेगा। अच्छा, यहाँ पर नई औद्योगिक नीति एक और आई थी। कब आई थी नई औद्योगिक नीति, तो ये जो है कब आया था, 24 जुलाई 1991 में न्यू
इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है लोकसभा में उद्योग के राज्य मंत्री थे पीजे कुरियन। पीजे कुरियन ने उस समय लोकसभा में 1991 में ये जो है पारित किए थे। और तत्काल प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? पीबी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। और तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो पहला जानना है कि पहला कब हुआ था? 6 अप्रैल 1948। दूसरा कब हुआ था? तो 1956। अच्छा, उस 1956 का जो है कितने भागों में रखा गया था नीति को, नियम को? तो 3 भागों में। उसके बाद ये याद रखना है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 24 जुलाई 1991 को, तो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री कौन थे? पीबी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 26 अगस्त 1907 को हुआ था। देखिए इसको याद रखना, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर कि भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुआ था। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? भारत में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जब 1907 में हुई थी तो कहाँ हुई थी? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जो जिला है झारखंड का, वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर हुआ था। ये याद रखना है। इसके संस्थापक कौन है? सर दोराबजी टाटा और जमशेदजी नुसरवाजी टाटा। तो जमशेद के ही नाम से जो है आज के डेट में जमशेदपुर रखा गया है। अब बोल रहा है कि फेमा कब लागू हुआ? तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि फेमा जो है वो लागू हुआ था 1 जून 2000 को। तो 1 जून 2000 कहाँ है? ये है 1 जून, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 जून 2000, 1 जून 2000 को। अच्छा, फेमा का फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछता है। तो फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये एक्ट जो बना था ना, वो बना था 1999 में और इसको लागू जो किया गया था वो 1 जून 2000 को लागू किया गया था। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट कब बनी थी? 1999 में। और इसको लागू कब करवाया गया? तो 1 जून 2000 को। फिर हम लोग 29 क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे कि निम्न में से किस मद का निर्यात स्वतंत्रता से पूर्व नहीं है? तो दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया। ये क्वेश्चन को हम लोग पीछे देखे थे। ये सूती वस्त्र ऑप्शन है, चाय है, जूट है, इंजीनियरिंग है। ये तीनों तो होता ही था ब्रिटिश काल में, या हम लोग औपनिवेशिक काल कह सकते हैं। उस समय ये तीनों मदों का जो है निर्यात होता था। लेकिन उस समय इंजीनियरिंग गुड्स जो है नई इंडिया में बनती थी, इसलिए इसका निर्यात नहीं होता था। 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। बोल रहा है कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो यहाँ ऑप्शन 1991 में, 85 में, 91 में या 2001 में। तो अभी हम लोग इससे पहले पढ़ के आ रहे हैं कि जो नई आर्थिक नीति जो लाई गई थी, नई आर्थिक नीति जो लाई गई थी वो लाई गई थी 24 जुलाई 1991 में। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीबी नरसिम्हा राव थे, है ना। और ये जो है आर्थिक सुधार जो एलपीजी के नाम से जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1991। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल 1 जो है ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि देश में मौद्रिक एवं बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है। अच्छा, बैंकिंग सुधार
अब यहाँ कृषि तो नहीं हो सकता है, राजनीतिक सुधार तो नहीं हो सकता है, वित्तीय सुधार या धार्मिक तो भी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, वित्तीय होगा, फाइनेंशियल रिफॉर्म होगा। लेकिन एक चीज और जानना है कि वित्तीय सुधार या बैंकिंग सुधार से जुड़ी समितियां कौन कौन सी थी। तो ये जो सुधार हुई थी, पीवी नरसिम्हा राव जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वे अपने नाम से ही नरसिम्हन समिति 1991 में, कब 1991 में बनाया गया था। और ये जो है बैंकिंग नीतियों का जो सुधार लाया गया था 1991 में ही लाया गया था, और नरसिम्हम समिति के अगुवाई में जो है ये बैंकिंग नीति का सुधार लाया गया था। इसके अलावा और भी बहुत समितियां हैं, जैसे रंगराजन समितियां हैं, वाई वी रेड्डी समितियां हैं, जो मौद्रिक और बैंकिंग नीतियों के सुधार में लाया था। अब हम लोग 32 क्वेश्चन में आते हैं कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात यहाँ पर ... में अधिक है। ऑप्शन देखिए, ए में है भारत, दूसरा में है चीन, तीसरा में है रूस और यूएसए। ये लोग तो बिट्टो पावर देश है, ये सब तो गरीबी का दूर दूर तक नाता नहीं है, तो इसमें कौन होगा, एकदम भारत होगा। और ये भी जानना है कि भारत में जो निर्धनता, गरीबी और जनगणना का सेंसस कौन करता है, तो NSSO जो 1950 में स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। और यहाँ पर अगर आप जान सकते हैं कि सबसे पहले निर्धनता या गरीबी का जो आकलन किया था, जनगणना किया था, उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ 33 में पूछ दिया है कि भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया। और यहाँ पर क्या दिया था, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात ... में अधिक है, तो भारत में। तो भारत में जो है निर्धनता रेखा की अवधारणा सबसे पहले कौन व्यक्ति प्रयोग किया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अंबेडकर, उसके बाद दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी। और ये 1867 और 68 में जो है ये नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय और गरीबी, निर्धनता रेखा की अवधारणा दिया था। ये किताब लिखे थे, उस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखा हुआ था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक किताब लिखे थे। उसी में जो है ये निर्धनता रेखा की अवधारणा दिए थे। किताब का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखे थे, 1867-68 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन, ग्रामीण साख एवं विकास का शीर्ष संस्था कौन है। यानी ग्रामीण को साख कौन देता है, ऋण कौन देता है, ग्रामीण लोगों को साख कौन देता है विकास के लिए, तो यहाँ है रिजर्व बैंक। डायरेक्ट तो रिजर्व बैंक नहीं जाता होगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक, कृषि एवं पुनर्वित्त निगम, जिस और डी में है नाबार्ड। तो यहाँ पर जो है आपको नाबार्ड देता है। ये नाबार्ड कौन बनाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए या ग्रामीण साख एवं विकास के लिए बनाया गया था। कौन बनाया था, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले नाबार्ड के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वह हुआ था 12 जुलाई 1982 को। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, ये जो है नाबार्ड की जो स्थापना हुआ कौन समिति के सहायता से हुआ था, BC रमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। उस समय तत्काल प्रधानमंत्री जब नाबार्ड बनना था
तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ये भी याद रखना है। क्या नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। नाबार्ड को किसने बनाया? तो आरबीआई ने बनाया। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ। ठीक है। किस समिति के द्वारा? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर। ये याद रखना। नंबर आइए 35 में, कौन संस्था की प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करती है? नाबार्ड है, व्यापारिक बैंक है। तो नाबार्ड की स्थापना यहां देख लिए 12 जुलाई 1982। व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक या सार्वजनिक बैंक अभी भारत में जो है मात्र 12 है, बाकी सभी मर्ज हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन में देखिए बोल रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और प्राथमिक कृषि साख समिति। तो इनमें से कौन होगा? तो इनमें से जो है ये होगा डी, प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इस तरह जो है बच्चों आप सभी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मॉडल 2। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।